तो हम स्टेबिलिटी फैक्टर अभी बात करें तो स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होता है, इट शोज इंडिकेट क्यू पॉइंट डिग्री ऑफ चेंज इन क्यू पॉइंट ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज होने से क्यू पॉइंट में कितना चेंज हो रहा है वह स्टेबिलिटी फैक्टर कहलाता है। स्टेबिलिटी फैक्टर क्या है, यह क्या बता रहा है, क्यू पॉइंट में चेंज हो रहा है, क्यू पॉइंट में चेंज को बताता है। क्यू पॉइंट में चेंज किसकी वजह से, टेम्परेचर में वेरिएशन की वजह से। टेम्परेचर में वेरिएशन होने से जो अभी बताया था कि जो तीनों पैरामीटर है ICO, VB और बीटा वो चेंज हो रहे हैं, तो क्यू पॉइंट हमारा चेंज होगा। तो वह बताता है कि कितना क्यू पॉइंट में चेंज आया। इट शोज और इंडिकेट्स डिग्री ऑफ चेंज इन क्यू पॉइंट में कितना चेंज आ रहा है ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर। तो स्टेबिलिटी की फैक्टर, लेस वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर मीन्स लेस डिपेंडेंस ऑफ क्यू पॉइंट ऑन टेम्परेचर। इसका मतलब क्या होगा, जितना स्टेबिलिटी फैक्टर कम होगा इसका मतलब क्यू पॉइंट जो है वह टेम्परेचर पे कम डिपेंड करेगा। यह होता है स्टेबिलिटी फैक्टर का मतलब। स्टेबिलिटी फैक्टर S बराबर S, अब तीनों स्टेबिलिटी फैक्टर देखते हैं, क्योंकि रिवर्स सेचुरेशन करंट का उसकी वजह से जो IC की वैल्यू चेंज हो रही है वो स्टेबिलिटी फैक्टर निकालेंगे। बेस एमीटर वोल्टेज की वैल्यू चेंज होने से IC की वैल्यू चेंज होगी, कलेक्टर करंट की वैल्यू चेंज होगी, वो स्टेबिलिटी फैक्टर निकालेंगे, उसको बोलते हैं S डैश। और बीटा की वैल्यू चेंज होने से IC की वैल्यू कितनी चेंज होगी वह निकालेंगे, उसका रेशियो निकालेंगे, वह होता है स्टेबिलिटी फैक्टर S डबल डैश। तो स्टेबिलिटी फैक्टर S ICO क्या होगा, यह किसका रेशियो है, IC में चेंज कलेक्टर धारा में चेंज बटे रिवर्स सेचुरेशन धारा में चेंज। तो ये इन दोनों का अनुपात है, इन दोनों का रेशियो है, कलेक्टर करंट बटे रिवर्स कलेक्टर करंट में चेंज बटे रिवर्स सेचुरेशन करंट में चेंज, इन दोनों का रेशियो। और ये जब निकालेंगे, इन दोनों का जब रेशियो निकालेंगे तब अपन बीटा और VB को कांस्टेंट मानेंगे, या बीटा VB जब कांस्टेंट होगा तो ICO में, केवल ICO में चेंज होने से IC में कितना चेंज हो रहा है वो इन दोनों का रेशियो से मालूम पड़ेगा, वो स्टेबिलिटी फैक्टर कहलाएगी S ICO। दूसरा है VBE, बेस एमीटर वोल्टेज जब चेंज हो रहा है तो IC की वैल्यू कितनी चेंज हो रही है, तो IC चेंज इन IC बटे चेंज इन VBE, वह कहलाएगा डेल्टा IC बटे डेल्टा VBE। तो ये कहलाएगा। और इस टाइम बीटा और ICO, ये जो दोनों अलग, अब बीटा और ICO उस टाइम कांस्टेंट रहेंगे, तो ये जो स्टेबिलिटी फैक्टर आएगा वो S डैश आएगा। और तीसरा स्टेबिलिटी फैक्टर आएगा S डबल डैश, जो S बीटा कहलाएगा। S बीटा का मतलब जब बीटा चेंज होगा तो IC की वैल्यू कितनी चेंज होगी, तो S बीटा क्या कहलाएगा, चेंज इन IC बटे चेंज इन बीटा, या इसको बोलते हैं डेल IC बटे डेल बीटा भी बोल सकते हैं। SVB को डेल IC बटे डेल VB बोल सकते हैं, ये डेल IC बटे डेल ICO भी हो जाएगा। तो ये उस टाइम बीटा चेंज होगा तो उस टाइम IC और VB की वैल्यू को कांस्टेंट रखेंगे या कांस्टेंट मानेंगे। तो ऐसे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, डो IC बटे डो ICO, या डेल IC बटे डेल ICO, डेल IC बटे डेल VB और डेल IC बटे डेल बीटा, S डबल डैश। अपन ये देखते हैं कि डेल IC और डेल ICO की वैल्यू निकालेंगे, स्टेबिलिटी फैक्टर निकालेंगे डेल IC बटे डेल ICO। हम जानते हैं कि IC क्या होता है, कलेक्टर करंट क्या होती है, बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा ICO। अब उसको IC के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो IC के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने से इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, यहाँ पे आ जाएगा बीटा, ये आ जाएगा डेल IB बटे डेल IC के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, प्लस 1 प्लस बीटा ICO, तो डेल ICO बटे डेल IC। इस वैल्यू को बीटा इंटू डेल IB बटे डेल IC की को 1 के इधर ले आएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस बीटा डेल IB बटे डेल IC बराबर, यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस बीटा डेल ICO बटे डेल IC। अपन को चाहिए ये डेल IC बटे डेल ICO, तो इसको उल्टा कर देते हैं, इस इक्वेशन को उल्टा कर देंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा डेल IC बटे डेल ICO करेंगे तो 1 प्लस बीटा नीचे आ जाएगा और यहाँ गुणे में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस बीटा बटे, क्योंकि दोनों को हम उल्टा कर रहे थे, बटे में कर रहे थे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस बीटा डेल IB बटे डेल IC, पूरी टर्म एक के नीचे आएगी, एक बटे में आ जाएगी, और 1 प्लस बीटा ऊपर आ जाएगा। ये इसको जब निकालोगे आप उल्टा करके देखोगे डेल IC बटे डेल ICO, तो यहाँ पे ये आएगा स्टेबिलिटी फैक्टर S बराबर ही था डेल IC बटे डेल ICO, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस बीटा बटे 1 माइनस बीटा डेल IB बटे डेल IC।
ये इक्वेशन हो जाएगी सेकेंड। इससे हम स्टेबिलिटी फैक्टर ये निकाल लिया। इससे हम अब देखेंगे जो तीनों हमारे जो अभी बाइसिंग सर्किट पढ़े थे, फिक्स बायस सर्किट पढ़ा था, बेस कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट पढ़ा था, वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट पढ़ा था। तीनों बायस सर्किट के हम स्टेबिलिटी फैक्टर इस इक्वेशन सेकेंड से हम निकालते हैं। तीनों के स्टेबिलिटी फैक्टर में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी फैक्टर किसका होता है और सबसे कम स्टेबिलिटी फैक्टर किसका आता है। जिसका स्टेबिलिटी फैक्टर कम आएगा, कहने का मतलब क्यू पॉइंट टेम्परेचर पे लेस डिपेंड करेगा, क्यू पॉइंट की वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड कम करेगी, कहने का मतलब क्यू पॉइंट स्थिर रहेगा और आउटपुट में कोई डिस्टोर्शन नहीं आएगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फिक्स बायस सर्किट के लिए स्टेबिलिटी फैक्टर निकालते हैं। फिक्स बायस सर्किट के लिए स्टेबिलिटी फैक्टर निकालेंगे। फिक्स बायस सर्किट में ये जो बैटरी वीसीसी लगाई है वो क्या कर रही है, कलेक्टर से जो ये कलेक्टर से बेस जंक्शन को रिवर्स बायस रख रही है और बेस से एमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस रख रही है। बेस से एमीटर जंक्शन अग्र बायस होगा और कलेक्टर से बेस जंक्शन फर्स्ट बायस होगा, जिसके कारण ट्रांजिस्टर किस रीजन में रहेगा, एक्टिव रीजन में रहेगा। ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में रहेगा। यहाँ पे ये वीसीसी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ये प्रतिरोध आरबी का एक सिरा लगा, प्रतिरोध का दूसरा सिरा बेस में जा रहा है। इस प्रतिरोध का एक सिरा पॉजिटिव टर्मिनल से जा रहा है और दूसरा सिरा कलेक्टर में जा रहा है। बेस में करंट फ्लो रही है आई बी और यहाँ पे कलेक्टर में करंट फ्लो रही है आई सी, कलेक्टर करंट और ये बेस करंट। अमीटर को ग्राउंड किया है, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। अब अपन यहाँ से ये वीसीसी से बेस से होते हुए ऐसे जाएंगे और केवीएल लगाएंगे। तो केवीएल लगाते हैं तो क्या आ जाएगा, वीसीसी प्रतिरोध आरबी में करंट जाएगी आईबी, तो वीसीसी माइनस आईबी इंटू आरबी माइनस वीबी। यहाँ पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो बेस एमीटर ये वोल्टेज कितना हो जाएगा वीबीई, तो माइनस वीबी इक्वल टू 0। तो इससे करंट आईबी कितनी मिलेगी, आईबी इक्वल टू माइनस आईबी आरबी को इधर लाएंगे 0 के इक्वल, तो प्लस आईबी आरबी आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा वीसीसी माइनस वीबी और आईबी और आरबी गुणे में है, तो यहाँ पे आरबी कहाँ चला जाएगा, बटे में। तो आईबी की वैल्यू आ जाएगी वीसीसी माइनस वीबी बटे आरबी। ये इक्वेशन होगी फर्स्ट। ये बेस करंट की वैल्यू आ गई। यहाँ पे बेस करंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू आईसी, आईसी के सापेक्ष में उसका अवकलन करते हैं। तो इस अवकलन की वैल्यू कितनी आएगी, डेल आईबी बटे डेल आईसी की वैल्यू आएगी 0। क्यों, क्योंकि आईबी और आईसी के रेस्पेक्ट में करते तो यहाँ पे आईसी टर्म नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन आईसी के रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा इस पूरे टर्म का। तो डेल आई बी और डेल आई सी की वैल्यू आएगी 0। इसको हम स्टेबिलिटी फैक्टर, ये तो एस जो हमने पहले फाइंड किया था 1 प्लस बीटा बटे 1 माइनस बीटा डेल आई बी बटे डेल आई सी, ये फॉर्मूला जो निकाला था ये हमने डेरिवेशन किया था स्टेबिलिटी फैक्टर का। तो यहाँ पे इसमें स्टेबिलिटी फैक्टर में डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू निकाल देते हैं, डेल आई बी और डेल आई सी की वैल्यू पुट कर देते हैं 0। तो बीटा इंटू 0 हो गया 0, तो यहाँ पे एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू आएगी 1 प्लस बीटा। 1 प्लस बीटा ये जो है क्या शो कर रही है, ये स्टेबिलिटी फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू को शो कर रही है। मतलब कहने का मतलब स्टेबिलिटी फैक्टर ज़्यादा है। जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी फैक्टर होगा उतना ज़्यादा क्यू पॉइंट टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। कहने का मतलब क्यू पॉइंट स्टेबल नहीं रहेगा, क्यू पॉइंट वेरी करेगा। क्यू पॉइंट वेरी करेगा, या फिर यूँ कह सकते हो कि आईसी की वैल्यू, क्यू पॉइंट क्या है, आईसी और वीसीई की वैल्यू। तो आईसी का मान बदलेगा, आईसी का मान बदलेगा तो आईसी अनस्टेबल रहेगी। तो ये फिक्स बायस सर्किट से ये हमने फाइंड किया कि स्टेबिलिटी फैक्टर इसका ज़्यादा होता है। तो यह कॉन्फ़िगरेशन जो है वह वोल्टेज डिवाइडर फैक्टर, वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट है और कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट उससे अच्छा नहीं है। ये अपन कह सकते हैं कि ये बहुत हम रेयरली यूज़ करेंगे फिक्स बायस सर्किट को। सबसे अच्छा जो होता है जहाँ पे स्टेबिलिटी फैक्टर सबसे कम होता है वो होता है वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट, जो हम नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि उसका स्टेबिलिटी फैक्टर फिक्स बायस सर्किट से भी कम होता है और कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट से भी उसका स्टेबिलिटी फैक्टर कम आता है। इसका मतलब आईसी स्टेबल रहती है। जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी फैक्टर कम आएगा उतना ज़्यादा आईसी का मान स्टेबल रहेगा। कहने का मतलब आईसी कम वेरी करेगी तो क्यू पॉइंट फिक्स रहेगा। क्यू पॉइंट फिक्स रहेगा तो ट्रांजिस्टर में जो आउटपुट है, जो सर्किट का आउटपुट है, उसमें डिस्टोर्शन नहीं आएगा। ट्रांजिस्टर एक्टिव में रहने से आउटपुट में वो डिस्टोर्शन नहीं आएगा। और लेकिन अगर स्टेबिलिटी फैक्टर का मान ज़्यादा होता है तो स्टेबिलिटी फैक्टर का मान ज़्यादा आने से
क्यू पॉइंट चेंज होगा, क्यू पॉइंट वेरी करेगा। क्यू पॉइंट वेरी करने का मतलब आईसी का मान और वीसी का मान चेंज होगा। आईसी और वीसी का मान चेंज होने से क्यू पॉइंट एक्टिव रीजन से छोड़ के वह सेचुरेशन रीजन में भी जा सकता है या कट ऑफ रीजन में भी जा सकता है। मतलब क्यू पॉइंट चेंज होगा, क्यू पॉइंट चेंज होगा तो ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में नहीं रह पाएगा और आउटपुट में डिस्टोर्शन आ जाएगा। तो जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी फैक्टर का वैल्यू होगी उतना ज़्यादा क्यू पॉइंट स्टेबल नहीं रहेगा, या यूँ कह सकते हैं कि आईसी का मान स्थिर नहीं रहेगा, आईसी का मान चेंज होगा। तो आईसी का मान चेंज होगा तो क्यू पॉइंट चेंज होगा, तो आईसी रिमेन्स अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी फैक्टर का मान 1 + बीटा है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है स्टेबिलिटी फैक्टर की। हम अब वोल्टेज डिवाइडेड बाय इसका स्टेबिलिटी फैक्टर निकालते हैं कि उसमें उसका स्टेबिलिटी फैक्टर का मान कितना आता है। अब हम स्टेबिलिटी फैक्टर वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट में स्टेबिलिटी फैक्टर निकालते हैं कि वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट का स्टेबिलिटी फैक्टर कितना आता है। यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट जो हमने पहले हम इसका एक क्यू पॉइंट निकाला था, क्यू पॉइंट में हमने क्यू पॉइंट निकालने के लिए क्या किया था कि जो सर्किट था पूरा वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट उसको हमने थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट किया था। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट मैंने उसमें पहले वाले वीडियो में बताया कि थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट को कैसे बनाया था। उसमें लास्ट में ये कन्फिगरेशन आया था कि थेवेनिन वोल्टेज है, थेवेनिन वोल्टेज का प्लस जाएगा बेस में और थेवेनिन का माइनस है वो रेजिस्टर से। आर टी एच थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। आर टी एच इक्वल टू R1 पैरेलल R2। R1 R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन है वह आर टी एच है। थेवेनिन रेजिस्टेंस कहलाता है, थेवेनिन तुल्य प्रतिरोध और ये थेवेनिन वोल्टेज। तो इसका प्लस बेस में जाएगा और माइनस यहाँ से आर टी एच से कनेक्ट है और ये अमीटर से ये प्रतिरोध RE, ये प्रतिरोध RC। प्रतिरोध RC का एक सिरा ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है बैटरी के और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंड है। ये प्रतिरोध RC का दूसरा सिरा कलेक्टर में जा रहा है। यहाँ पे वैसे ही प्रतिरोध का एक सिरा अमीटर में जा रहा है, प्रतिरोध का दूसरा सिरा ग्राउंड किया हुआ है आरटीएच से दोनों कनेक्ट करके। यहाँ पे अमीटर में जो करंट फ्लो हो रही है वो IE, कलेक्टर में जो करंट फ्लो हो रही है IC और यहाँ पे बेस में जो करंट जा रही है वो IB। यह थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, थेवेनिन इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन है जो वोल्टेज डिवाइडेड बाय सर्किट में देखा था। वोल्टेज डिवाइडेड बाय सर्किट में एक्चुअली में यहाँ पे R1 और R2 पैरेलल रहते हैं, उसको फिर हमने थेवेनिन इक्विवेलेंट के बनाया था, सिंप्लीफाई किया था ताकि हम क्यू पॉइंट इजीली फाइंड कर सके, क्यू पॉइंट इजीली से निकाल सके, इसके लिए हमने किया था। यहाँ पर हमको हमें ये पता है कि S इक्वल टू होता है 1 + बीटा बटे 1 - बीटा डेल IB बटे डेल IC। तो अपन डेल IB बटे डेल IC का मान एक बार फाइंड कर लेते हैं। तो इससे अपन को डेल IB बटे डेल IC का मान निकल जाएगा, तो इससे हमारा स्टेबिलिटी फैक्टर भी निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेल IB बटे डेल IC का मान कितना होता है। तो डेल IB बटे डेल IC का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम IB का मान निकालेंगे और उसको IC के सापेक्ष में अवकलन कर देंगे। IC के रेस्पेक्ट में उसका अवकलन कर देते हैं, तो इससे अपन डिफ्रेंशिएट कर देंगे IC के रेस्पेक्ट में, तो अपन को ये डो IB बटे डो IC या डेल IB बटे डेल IC का मान निकल जाएगा। तो यहाँ से हम जाएंगे तो यहाँ से करंट माना कि जा रही है IB, ऐसे करंट फ्लो हो रही है क्योंकि बेस में करंट ऐसे ही जाएगी। तो बेस में करंट फ्लो होती है RTH के अक्रॉस, RTH की ओर अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना होगा IB इंटू RTH। तो -IB इंटू RTH प्लस VTH, यहाँ पे बेस और अमीटर में यहाँ पे वोल्टेज कितना है, ये प्लस ये माइनस, तो VBE माइनस VBE और यहाँ पे प्रतिरोध RE में करंट फ्लो होगी उसका नाम है IE, तो -RE इंटू IE इक्वल टू 0। अब हमको पता है कि यहाँ पे IE इक्वल टू क्या होता है, अमीटर धारा क्या होती है, बेस धारा प्लस कलेक्टर धारा। तो अमीटर धारा यहाँ पे लिख दिया IB प्लस IC इंटू RE नेक्स्ट स्टेप में। अब इसके आगे नेक्स्ट स्टेप में इसको ब्रैकेट को हटा देते तो यहाँ पे -IB इंटू RE आ जाएगा, -IC इंटू RE आ जाएगा। ये तो सेम एज इट इज है। अब यहाँ पे IB अपन कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा RTH और RE बच जाएगा। तो RTH प्लस RE ये पूरी टर्म को इक्वल के इधर ले आएंगे तो यहाँ पे बच जाएगा VTH माइनस VBE माइनस ICRC, ये तो एक इधर ही रहेगा और -IBRE और -IBRTH को 0 के इधर ले आएंगे तो यहाँ पे प्लस IBRTH आ जाएगा और प्लस IBRE आ जाएगा। यहाँ से IB कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा RTH प्लस RE। अब IB की वैल्यू क्या होगी, RTH प्लस RE ये ब्रैकेट के साथ गुणे में, तो यहाँ पे बराबर के इधर जाएगा तो ये बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा VTH माइनस VBE माइनस ICRE बटे
RTH प्लस RE, या फिर इसको तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं कि VTH माइनस VB को एक टर्म ले ली तो VTH माइनस VB बटे RTH प्लस RE माइनस ये रहा माइनस ये IC इंटू RE बटे RTH प्लस RE, ऐसे अपन लिख सकते हैं। ये माइनस है, इसको वापस RTH प्लस RE यहाँ से ये वो लेंगे एलसीएम तो वापस ये आ जाएगा VTH माइनस VB माइनस IC बटे RTH प्लस RE। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखने का फायदा ये हो जाएगा कि जब इसको IC के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये टर्म तो IC है ही नहीं टर्म में, तो ये टर्म तो हो जाएगी जीरो, डेल IB बटे डेल IC यहाँ पे हो जाएगा जीरो, यहाँ पे बच जाएगा IC है तो यहाँ पे IC के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, तो यह यहाँ पे बच जाएगा माइनस RE बटे RTH प्लस RE, माइनस RE बटे RTH प्लस RE। तो डेल IB बटे डेल IC इसका डिफरेंशियल कितना होगा, डो IB बटे डो IC या डेल IB बटे डेल IC कितना आएगा, माइनस RE बटे RTH प्लस RE। इसकी वैल्यू हम s इक्वल टू 1 प्लस बीटा बटे 1 माइनस बीटा डेल IB बटे डेल IC में रखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस बीटा बटे 1 प्लस यहाँ पे जो माइनस था और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस बीटा RE ओपन RTH प्लस RE। ये वैल्यू है स्टेबिलिटी फैक्टर फॉर वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट। इससे हम स्टेबिलिटी फैक्टर ये अब देखो फिक्स बायस सर्किट में जो स्टेबिलिटी फैक्टर था वो कितना आया था 1 प्लस बीटा, और यहाँ पे कितना आ रहा है 1 प्लस बीटा ओपन में ये पूरी टर्म आ रही है। तो ये पूरी टर्म जब यहाँ से इसके 1 प्लस बीटा के रेस्पेक्ट में ये जब डिवाइड होगा तो स्टेबिलिटी फैक्टर का मान फिक्स बायस सर्किट से बहुत कम आएगा। तो फिक्स बायस सर्किट का स्टेबिलिटी फैक्टर का मान है उससे इसका जो स्टेबिलिटी फैक्टर है उसका मान बहुत ही कम आएगा। क्यों? क्योंकि ये डिवाइड में है, तो जो भी डिवाइड होगी वैल्यू तो वो और उसकी वैल्यू घट जाएगी। तो 1 प्लस बीटा बटे 1 प्लस बीटा RE ओपन RTH प्लस RE। और स्टेबिलिटी फैक्टर को घटाना है तो हम RE का मान अगर बढ़ाते हैं या RE की ज़्यादा वैल्यू वाला प्रतिरोध अमीटर प्रतिरोध है वो ज़्यादा वैल्यू का लेते हैं तो स्टेबिलिटी फैक्टर का मान घट जाएगा। या फिर हम RTH जो थेवेनिन तुल्य प्रतिरोध है, RTH है थेवेनिन प्रतिरोध है जो R1 R2 का कॉम्बिनेशन है, वो उसकी वैल्यू अगर RTH की वैल्यू हम कम लेते हैं तो RTH की वैल्यू कम लेंगे तो भी स्टेबिलिटी फैक्टर का मान घट जाएगा। या फिर अमीटर प्रतिरोध की वैल्यू ज़्यादा लेंगे, ज़्यादा प्रतिरोध वाला अमीटर ज़्यादा वैल्यू वाला प्रतिरोध अगर अमीटर से कनेक्ट करेंगे, कहने का मतलब अमीटर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी फैक्टर का मान घट जाएगा। हम यही चाहते हैं कि स्टेबिलिटी फैक्टर का मान कुल मिला के घटे। जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी फैक्टर का मान घटेगा उतना ज़्यादा क्यू पॉइंट टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। कहने का मतलब क्यू पॉइंट स्टेबल रहेगा या IC कलेक्टर द्वारा स्टेबल रहेगी, कलेक्टर करंट स्टेबल रहेगी तो ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में रहेगा। ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में रहेगा तो हमारा आउटपुट में कोई डिस्टोर्शन नहीं आएगा। तो फाइनली हम यही चाहते हैं कि स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू जितनी कम हो उतनी बढ़िया। तो ये वोल्टेज डिवाइडेड बायस सर्किट है वह सबसे बेस्ट होता है। जो तीनों सर्किट हमने देखे, फिक्स बायस सर्किट, कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट और वोल्टेज डिवाइडेड